हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू वध स्वागत करती हूं आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल द जीएस सूत्रा में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए टीजीटी पीजीटी के एक इम्पोर्टेंट पोएट जो रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं और जिनसे रोमांटिक पीरियड की शुरुआत मानी जाती है, जिनके वक्त लिरिकल बैलेड से। तो बात कर रहे हैं हम विलियम वर्ड्सवर्थ की। फ्रेंड, यहाँ पर आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो 2000 कॉन्टीन्यूली रिपीट होते आ रहे हैं विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशंस में। तो चलिए बात कर लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। पहले उनके जन्म की बात करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल 1770 एट कोकरमाउथ। ये क्वेश्चन भी टीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1778 कोकरमाउथ ऑन द डरवेंट इन कम्बरलैंड, पार्ट ऑफ द सीन्स रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड, नॉन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट, है ना। इनको लेक पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। और बात करें अगर इनकी डेथ की तो 23 अप्रैल 1850 ड्यू टू प्लेरोसी एंड द एज ऑफ 80, इनकी 80 साल की उम्र में डेथ हुई थी फ्रेंड 23 अप्रैल 1850 को प्लेरोसी के कारण से। और इनको बरीड किया गया था सेंट ओसवाल्ड्स चर्च, ग्रासमेयर। ओके, ध्यान देंगे आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ, सो करेक्ट आंसर हियर सी, लेक पोएट। वर्ड्सवर्थ को किस नाम से जाना जाता है? लेक पोएट के नाम से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न एट 2013 में पूछा हुआ है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था कोकरमाउथ। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? कोकरमाउथ में हुआ था। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Why is the year 1719 has 98 taken to be the beginning of the romantic movement? यानी कि 1798 ईयर से ही रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत क्यों मानी जाती है? सो करेक्ट आंसर है डी, लिरिकल बैलेड पब्लिश। क्योंकि यहाँ पर लिरिकल बैलेड जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का एक कोलैबोरेशन वर्क था जो पब्लिश हुआ था 1798 में, यहीं से रोमांटिक मूवमेंट और रोमांटिक एरा की शुरुआत मानी जाती है। ओके, नोट डाउन करेंगे आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रोमांटिक एज इज नॉन एज, रोमांटिक एज को किस नाम के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? यू करेक्ट आंसर हियर एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से जाना जाता है रोमांटिक एज को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड? किस वर्ष में वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड को ऐड किया था? तो यू करेक्ट आंसर हियर 1800 में किया था उन्होंने। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आफ्टर होम वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड? किसके बाद वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड का पोएट लॉरिएट अपॉइंट किया गया था? सो करेक्ट आंसर हियर रॉबर्ट साउदे या रॉबर्ट सदे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। ओके, रॉबर्ट सदे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट लीडर? वाओ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी 13 में पूछा गया है कि वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर किसने कहा था? सो करेक्ट आंसर हियर ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा था अपने वर्क में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वर्ड्सवर्थ एडिड प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड इन द ईयर ऑफ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड को किस वर्ष ऐड किया था? ये था आपका 1800 में, याद करेंगे आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड किसको कहा गया है यहाँ पर? सो हु इज़ दिस ईस्टर्न डॉटर? ईस्टर्न डॉटर इज़ हियर ड्यूटी। ड्यूटी को यहाँ पर गॉड की ईस्टर्न डॉटर कहा गया है, यानी कि जिद्दी बेटी कहा गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज? माइकल की कॉटेज का क्या नाम है? तो माइकल की कॉटेज का नाम है फ्रेंड्स इवनिंग स्टार। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड इज अ
वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ये इन्होंने किसको डेडिकेट की? फ्रेंड एस.टी. कॉलब्रिज को, अपने फ्रेंड एस.टी. कॉलब्रिज को इन्होंने डेडिकेटेड की थी। प्रेल्यूड ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंडन 1802 ऑन मिल्टन। किसके ऊपर इन्होंने लंडन 1802 सोनेट को लिखा है? मिल्टन के लिए। ओके, जॉन मिल्टन के लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। whom does Wordsworth refer to in these lines? Thy soul was like a star and dwelt apart, कि तुम्हारी आत्मा एक सितारे की तरह थी जो हर प्रकार की बुराइयों से दूर रही। तो ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है अपने वर्क लंदन 1802 में मिल्टन के लिए, याद रखेंगे हम। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वॉज रिटन अंडर द नेम ऑफ लीच गैदरर। ओके फ्रेंड, ये जो पोएम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802, इसका जो दूसरा टाइटल है ये है आपका लीच गैदरर। यहाँ पर एक लीच गैदरर की कहानी है कि किस तरीके से एक लीच गैदरर जो पकड़ के अपनी आजीविका को चलाता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इन विच पोएम वॉन्स एंड चटर्टन आर मेंशन्ड। किस पोएम के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, टीजीटी पीजीटी में नोट डाउन करेंगे आप। In which poem Burns and Chatterton are mentioned? Your correct answer is A. Regulation and Independence। वर्क में बात करता है पोएट बर्न्स और चटर्टन की। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द लाइन मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एंड दिस आर इज टेकन फ्रॉम। ये बहुत ही फेमस लाइन है जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है लंदन 1802 में मिल्टन को। ओके, कि तुम्हारी आत्मा दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कि मिल्टन तुम्हें इस समय यहाँ पर होना चाहिए था। कहाँ पर? इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड को तुम्हारी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इस टाइम का जो इंग्लैंड था फ्रेंड, 1719 के बाद का जो इंग्लैंड था उस पर फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से लोग कैसे हो गए? मैटेरियलिस्टिक हो गए और नेचर से दूर हो गए। तो यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ हैं वो अपनी इस पोएम में लंदन 1802 में मिल्टन को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कि मिल्टन तुम्हें इस वक्त यहाँ पर होना चाहिए था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हु ओपिनियंस देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मीट्रिकल कंपोजिशन, है ना। ये किसने कहा था और पीजीटी 2000 में पूछा हुआ है। सो करेक्ट आंसर है वर्ड्सवर्थ। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। द कंप्लीट टाइटल ऑफ द टिंटन एब्बे, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि एलटी ग्रेड में पूछा गया था कि टिंटन एब्बे जो उनकी पोएम है, फेमस पोएम है, जो कि लिरिकल बैलेड की बात करें तो सबसे लास्ट पोएम है। लिरिकल बैलेड का जो एंड होता है वो इसी पोएम के साथ होता है। तो इसका जो कंप्लीट टाइटल है वो क्या है फ्रेंड्स? लाइन्स कंपोज्ड, ध्यान देंगे आप, लाइन्स कंपोज्ड a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wey during a tour July 13, 1798। तो फ्रेंड यहाँ पर जो वे है ये एक रिवर है और टिंटन एबे ये एक मठ है, एक मठ का नाम है जहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ जब अपने फर्स्ट टाइम टूर पर गए थे 13 जुलाई 1798 को गए थे वो। और वहीं वे 5 साल पहले भी उन्होंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पर विज़िट की थी। तो 5 साल पहले कब की थी फ्रेंड्स? 1793 को वो टिंटन एब्बे गए थे। उसके बाद वो जस्ट 5 साल बाद जुलाई 13, 1798 को वो वापस टिंटन एब्बे जाते हैं और वहाँ देखते हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को याद करते हैं और देखते हैं कि सब कुछ अब वहाँ पर चेंज हो चुका है। और बचपन की वो यादों को, एडोलसेंट की यादों को याद करते हैं कि वो उस समय वो उनका जो नेचर के प्रति लगाव था वो कैसा था, जो अब सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं वो ये फील करते हैं, डिजेक्टेड फील करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हु हैज़ कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल एनक। तो मॉरल एनक ये क्रिटिसाइज़ किया था, कहकर किसने? टीवी शैली ने विलियम वर्ड्सवर्थ को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोइट्री। वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया था टी.एस. इलियट ने
उनकी खुद की थ्योरी ऑफ पोइट्री को फॉलो ना करने के लिए। तो ये थे फ्रेंड टी.सी. एलियट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इन विच पोएम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, कि चंद सिक्कों के लिए, मुट्ठी भर सिक्कों के लिए उसने हमें छोड़ दिया। जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, कि अपने कोट में एक रिबन लगाने के लिए, एक तमका लगाने के लिए उसने हम सबको यानी हम कवियों को छोड़ दिया। ये ब्राउनिंग ने अपने फेमस वर्क द लॉस्ट लीडर में कहा है। किसके लिए फ्रेंड्स? वर्ड्सवर्थ के लिए। आप नोट डाउन करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। द फॉलोइंग लाइन्स अपेयर इन, फ्रेंड्स ये लाइन को आप ध्यान से दें क्योंकि लाइन्स कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। और 16 के एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि वर्ड्सवर्थ की पोएम से बहुत ज़्यादा लाइनें पेपर में पूछी गई थी और कन्फ्यूज़न के चक्कर में बच्चों ने काफ़ी मिस्टेक की थी। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखेंगे आप। नंबर 26 की बात कर रहे हैं हम। शी इज़ इन हर ग्रेव, कि वो अपनी कब्र के अंदर है। एंड ओह द डिफरेंस टू मी, और मुझसे कितनी दूर है। तो यहाँ पर आपकी बात हो रही है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज पोएम की, जो कि लिखी है किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। विच टाइम वर्ड्सवर्थ रेफर्स टू इन दीज लाइन्स फ्रॉम प्रेल्यूड। लाइन देखिए आप। यूरोप एट दैट टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, कि उस समय का यूरोप बहुत थ्रिल्ड करता था ना, खुशी के मारे उछलता था। फ्रांस स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स, कि फ्रांस की जो कंडीशन थी उस टाइम पर बहुत अच्छी थी। एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन, और जो ह्यूमन नेचर थी फ्रेंड, जो मानवीय प्रवृत्ति थी, सीमिंग बॉर्न अगेन, ऐसा लगता था कि उसका फिर से पुनर्जन्म हुआ है। ओके, ये करेक्ट आंसर हेयर। ये लाइन कहाँ से ली गई है? द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात यहाँ पर हो रही है कि यूरोप एट दैट टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, कि कभी यूरोप खुशी से थ्रिल्ड किया करता था। अब फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द गोल्डन आवर्स। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 की। Which poem these lines have been taken from? They flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. Wow, one of the most famous line 2016 में ये पूछा गया है फ्रेंड्स कि they flash upon that inward eye, कि वो मेरी मन की आंखों में मुझे दिखाई देते हैं। which is the bliss of solitude, कि जो अपने आप में क्या है, एक किसी वरदान से कम नहीं है। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ अबाउट डैफोडिल्स, फ्लावर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। विच पोएम दीज लाइन्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, की नेचर कभी उस दिल को धोखा नहीं देती जो उसे प्यार करता है, जो उसे लगाव करता है। सो करेक्ट आंसर हियर टिंटन एवे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन TGT 1 में, इवन TGT 16 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। To me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lies to deep for tears, कि यहाँ पर एक बात हो रही है फ्रेंड्स कौन सी पोएम की? इमॉर्टलिटी ओड से ये लाइन दी गई है कि टू बी द मीनेस्ट फ्लावर एंड ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट टू ऑफन लाइक टू डीप फॉर टीयर्स। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। हु सैड इट, PGT 2004 में पूछा हुआ है। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट ओपन टू डीप फॉर टीयर्स। यू करेक्ट आंसर हियर विलियम वर्ड्सवर्थ। किसकी लाइन है? इमॉर्टलिटी ओड पोएम से विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, इस तरीके की लाइन रिपीट हो रही है फ्रेंड। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी। इट मीन्स है कि एक बच्चा भी, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, कि एक बच्चा भी किसका पिता होता है? एक व्यक्ति का। एक बच्चा भी एक व्यक्ति का अपने पिता का, एक व्यक्ति का पिता हो सकता है। इन द सेंसेस कि एक छोटा सा बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है ना। और मेरी ये इच्छा है कि जो मेरे दिन बीते वो प्रकृति की गोद में बीते। ये किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है अपनी पोएम माई हार्ट लीव्स अप में। ओके,
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड ए ह्यूमन डोर। तो करेक्ट आंसर हेयर टू लूसी, ये लाइन ली गई है यहाँ पर। टू स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रो बिसाइड अ ह्यूमन डोर, टू लूसी पोएम से लाइन ली गई हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम आर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, कि हमारा जो जन्म होता है वो तो क्या है, एक नींद के अलावा कुछ भी नहीं है, हम भूल जाते हैं। द सोल दैट राइजेज विद अस आर लाइफ स्टार हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग। हाँ, ये लाइनें भी कहाँ से ली गई है, ब्यूटीफुल लाइन ली गई है फ्रेंड, इमॉर्टलिटी। और से आप ध्यान देंगे अवर बर्थ इज़ लाइफ, हाँ, अवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। In which poem of Wordsworth these lines occur? We are laid as leap in body and become a living soul। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन ली गई हैं टिल्टन एबे से, आप नोट डाउन करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। Which work of Wordsworth was criticized in the Edinburgh Review with its insolent "This will never do"? ये पोएम थी उनकी, ये वक्त था उनका द एक्सकर्शन, जो कि 1614 में आई थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक कैरियर वॉज फ्रॉम, की जो वर्ड्सवर्थ के पोइटिक कैरियर की जो असल में शुरुआत मानी जाती है, ये मानी जाती है 1797 टू 1798, जब लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था, लिखा गया था प्लस पब्लिश किया गया था। वहीं से विलियम वर्ड्सवर्थ के कैरियर की एक शुरुआत मानी जाती है, सच्ची शुरुआत मानी जाती है। ये 2000 TGT 4 में पूछा जा चुका है, इवन 16 में भी पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, कि इनमें से कौन सा वर्क वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं है? माइकल, ये उन्होंने लिखा है। रेजुलेशन इंडिपेंडेंस, ये भी लिखा है इन्होंने। इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, द मे क्वीन उन्होंने लिखा है। इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग उनका वर्क नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में व्यूल्ड अ प्रिंसली थॉर्न ऑफ हम्बल ट्रुथ। ये क्वेश्चन TGT 2004 में पूछा हुआ है। सो करेक्ट आंसर हेयर रॉबर्ट बर्न्स। ओके, ये किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को? रॉबर्ट बर्न्स ने कहा है। क्या कहा है उन्होंने? वर्ड्स में ब्यूल्ड अ प्रिंसली थॉर्न ऑफ हम्बल ट्रुथ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। द एक्सकर्शन 1804 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, किसकी शुरुआत मानी जाती है एक्सकर्शन से? द डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। TGT के साथ साथ PVT में भी पूछा हुआ है कि उनके पोइटिक जीनियस की के पतन की शुरुआत मानी जाती है। द एक्सकर्शन मार्क्स द बिगिनिंग से। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 41। एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ, की हर महान कवि एक टीचर होता है, ये किसने कहा है? दिस इज़ ऑब्वियसली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स वर्ड्सवर्थ की, तो ये किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। क्या कहा है? एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर, TGT 9 में प्लस PGT 10 में भी ये पूछा जा चुका है, नोट डाउन करेंगे। बात करते हैं 42 की। द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज़ रिटन बाय, ये क्वेश्चन PGT 2002 में पूछा गया, 2002 में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड इन, कि वर्ड्सवर्थ की जो लिरिकल बैलेड है कब पब्लिश हुई थी फ्रेंड्स? ये पब्लिश हुई थी आपकी 1790। और देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है। PGT 2000 में, 5 में, 9 में और 13 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वन ऑफ द मोस्ट IMP क्वेश्चन, आप नोट डाउन करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। हु सेड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये PGT 2002 में पूछा गया है कि मिल्टन तुम्हें इस वक्त यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो करेक्ट आंसर हेयर वर्ड्सवर्थ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। हु रोट एंड अबाउट होम, किसने किसके बारे में कहा है? दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, की तुम्हारी आत्मा तो एक स्टार की तरह थी और जो हमेशा बुराइयों से दूर रही। वर्ड्सवर्थ ने कहा है किसके बारे में? मिल्टन के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट IMP क्वेश्चन, नोट डाउन करेंगे आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आप इनको ध्यान से देखेंगे। वर्ड्सवर्थ रोड द प्रेल्यूड, वर्ड्सवर्थ ने प्रेल्यूड लिखी थी
सबसे पहले कितनी बुक्स के अंदर लिखी थी? वर्ड्सवर्थ की जो प्रेल्यूड थी वो कितने बुक्स के अंदर थी फ्रेंड? 14 बुक्स। कितनी बुक थी उसमें? 14। ओके, TGT 2002 में पूछा हुआ, TGT 13 में पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं 47 की। इन विच ईयर द प्रेल्यूड वॉज पब्लिश? किस वर्ष प्रेल्यूड को पब्लिश किया गया था? इसे पब्लिश किया गया था फ्रेंड 1850 में। वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद उनकी वाइफ ने इसको पब्लिश कराया था और ये डेडिकेटेड थी। एंड इसको जो टाइटल दिया था, वर्ड्सवर्थ ने जब इसको लिखा था तो उन्होंने जो उसे टाइटल दिया था, लिखा था टू ST कॉलरेज, उन्होंने टाइटल दिया था। लेकिन बाद में उनकी वाइफ ने इसको नाम दिया प्रेल्यूड का और इसको पब्लिश कराया 1850 में, आफ्टर पोस्टमोशली, उनकी मृत्यु के बाद। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। आई होप ये जानकारी, एडिशनल जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। टू होम इज़ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रेल्यूड एड्रेस? ये पोएम किसको एड्रेस करती है? तो मैंने पहले ही बताया आपको, ये ST कॉलरेज को एड्रेस करती है। उन्होंने ST कॉलरेज को डेडिकेटेड किया है इस पोएम को। इसका नाम है द प्रेल्यूड। ओके, PGT 9 में पूछा हुआ है, नोट डाउन करेंगे आप। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। हूँ कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइन? PGT 2 में पूछा हुआ है, वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइन किसने कहा है? ये कीट्स ने कहा है। ओके, नोट डाउन करेंगे आप, वन ऑफ द मोस्ट IMP क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स? कि जितना भी हम थोड़ा बहुत नेचर में देखते हैं वो सब कुछ हमारा है। द अबव लाइन्स हैज़ बीन क्यूटेड, ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइन ली गई है फ्रेंड, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ओके, काफ़ी फिलोसफिकल पोएम है ये उनकी और ये 13 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करेंगे आप। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टेड स्केचेस? डिस्क्रिप्टेड स्केचेस ये किसका वर्क है? ये वर्ड्सवर्थ का वर्क है, जो कि 29 जनवरी 1793 में आया था। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। हु हैज़ रिटन रूथ? रूथ किसने लिखी है? TGT 13 में पूछा हुआ है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं केवल विलियम वर्ड्सवर्थ की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, वाओ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम 2013 में पूछा गया है। द टेबल्स टर्न, ये किसकी लाइन है? ये किस पोएम की है? द टेबल्स टर्न उनका एक फेमस वर्क है फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ का, जिसकी ये फेमस लाइन है, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड। ओके, नोट डाउन करेंगे आप। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। होम अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन पीटर वेल? पीटर वेल नाम का वर्क किसका है? ये किसका है फ्रेंड? विलियम वर्ड्सवर्थ का। ये क्वेश्चन भी TGT 13 में पूछा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन द पोएम? योर करेक्ट आंसर हियर, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी में वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यू किस पर? ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल पर। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। विच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम्स बिलोंग्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ? इनमें से कौन सी ट्रेवल पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती है, जिन्होंने जब उन्होंने अपने ट्रेवल के टाइम पर लिखी थी? डिस्क्रिप्टेड स्केचेस, वन ऑफ द मोस्ट, याद रखेंगे आप, TGT 3 में पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। लिरिकल बैलेड अपियर्ड विद, TGT 3 में पूछा गया है कि लिरिकल बैलेड अपियर्ड विद 4 पोएम्स बाय कॉलरेज एंड 19 पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक कोलैबोरेशन वर्क था ST कॉलरेज के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ का, जिसमें से 4 पोएम ST कॉलरेज की थी और 19 यानी कि 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, याद करेंगे आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। Emotions recollected in tranquility. Emotions recollected in tranquility. The profound philosophy of Wordsworth's views. Wordsworth was rejected by. कि ये जो फिलॉसफी थी वर्ड्सवर्थ की, ये किसने रिजेक्ट की थी फ्रेंड्स? TC Eliot ने। कौन सी फिलॉसफी? कि इमोशंस रिकलेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी। इस फिलॉसफी को, वर्ड्सवर्थ की इस फिलॉसफी को किसने रिजेक्ट किया था? ये थे ग्रेट क्रिटिक TC Eliot, याद रखेंगे आप। कम टू क्वेश्चन नंबर 59।
वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड वॉज कम्प्लीटेड इन, उनकी जो प्रेल्यूड थी वो कब कंप्लीट हुई थी? 1805 में हुई थी, लेकिन इसको 45 साल बाद यानी कि 1850 में इसको पब्लिश कराया पोस्टमोस्टली उनकी मृत्यु के बाद उनकी वाइफ ने। ओके फ्रेंड, और उन्होंने ही इसको नाम दिया था प्रेल्यूड का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एड हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, उन्होंने ये प्रीफेस लिरिकल बैलेड कब ऐड किया था? तो ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है फ्रेंड, PGT 4 में पूछा जा चुका है। 1800 को उन्होंने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड को ऐड किया था अपने वर्क में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ द फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज़, कि जो फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम था वर्ड्सवर्थ का वो किस नाम से आया था? तो वो नाम से आया था डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, 29 जनवरी 1793 को। PGT 4 में पूछा जा चुका है, आप नोट डाउन करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। लूसी पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ रेफर टू, कि लूसी की जो लूसी पोएम्स जो है वर्ड्सवर्थ की जो सीरीज है वो किसको रेफ़र की गई है? योर आंसर इज़ बी, अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय हिम, कि इसके अंदर 5 लिरिक का एक ग्रुप है, 5 लिरिक हैं इस पोएम के अंदर जिनको इंक्लूड किया गया है। PGT 4 में पूछा जा चुका है, नोट डाउन करेंगे आप। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। वेयर फ्रॉम द ब्लू क्यूटेड लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, PGT 5 में पूछा गया है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट मोर वेलकम नोट्स टू weary वैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेड हॉन्ट अमॉन्ग अरेबियन सैंड, कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट, कि नाइटिंगेल भी इतना सुंदर नहीं गा सकती जितना कि कक्कू गा रही है। इतनी अच्छी और सुरीली आवाज़ में इतना प्यारा कौन गा रही? कक्कू गा रही कि कभी नाइटिंगेल। फ्रेंड्स ये लाइन है एक्चुअली सोलेटरी रीपर की। तो यहाँ पर एक जो गर्ल है वो यहाँ पर अपनी फसल को काटते हुए एक गीत गा रही है, वो भी गैलिक भाषा में। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ उसकी कंपैरिजन किससे करते हैं? नाइटिंगेल से करते हैं, कि नाइटिंगेल भी इतना प्यारा गाना नहीं गा सकती, नाइटिंगेल ने भी इतने प्यारे गाने कभी नहीं गाए जितना प्यारा गाना वो लड़की गा रही है। और जो ट्रैवलर्स हैं, जो वेरी वैंड्स हैं, वो थक कर अरेबियन सैंड में, है ना, पेड़ की छाया में वहाँ पर उसका गाना सुनते सुनते वो भी विश्राम करने लग जाते हैं। सो करेक्ट आंसर है सोलेटरी रीपर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। सैड द पोइट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, कि कवि क्या है? वो तो स्पीकिंग करता है एक मैन से। पोइट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ये किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर, अपने किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने नेचर के विभिन्न मूड्स को दर्शाया है? PGT 5 में पूछा हुआ है। करेक्ट आंसर है बी, लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। Who among these is the interpreter of nature in many moods, है ना? जो करेक्ट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। इंटरप्रेटर ऑफ नेचर कौन है यहाँ पर? विलियम वर्ड्सवर्थ। PGT 4 में पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। इन 3 years शी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी सपोर्टिव एज, की लिटिल गर्ल को यहाँ पर सपोर्टिव किया गया है किसकी तरह? द फॉन। 3 years शी ग्रो, ये जो वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, इसमें एक लिटिल गर्ल है उसको सपोर्ट किया गया है किसकी तरह? द फॉन। क्या माना है उसको? द फॉन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर, किसने वर्ड्सवर्थ को हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर कहा है? PGT 30 ने पूछा हुआ है। थॉमस डी क्विंसी, जिनका एक फेमस वर्क है ओपियम ईटर्स। ओके, थॉमस डी क्विंसी ने वर्ड्सवर्थ को कहा है हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नोट डाउन करेंगे आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। शी गेव मी आईज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फेयर्स, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसको कहा है फ्रेंड्स? यहाँ अपनी सिस्टर की तारीफ़ करते हुए बोलते हैं शी गेव मी आईज, शी गेव मी ईयर्स
ये कहा है उन्होंने अपनी सिस्टर डॉर्थी वर्ड्सवर्थ को। ओके, नोट डाउन करेंगे आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। वेयर एंड वैन डिड वर्ड्सवर्थ मीट सर वॉल्टर स्कॉट? विलियम वर्ड्सवर्थ सर वॉल्टर स्कॉट से कहाँ मिले थे और कब मिले थे? सो करेक्ट आंसर हेयर, वो मिले थे अपने स्कॉटलैंड के टूर पर 1803 में। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। हाउ मैनी टाइम्स वर्ड्सवर्थ विजिटेड यूरोप? वर्ड्सवर्थ कितनी बार यूरोप की यात्रा करते हैं? तो ये आपका 6 टाइम्स। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये बात करता है किसकी? कंडम्स मेट्रोलिज्म। ये किसकी निंदा करता है? मेट्रोलिज्म की, भौतिकवाद की निंदा करता है। इस पोयम की थीम यही है फ्रेंड्स। इसमें बताया गया है कि मनुष्य कितना भौतिकवादी हो गया और नेचर से दूर हो गया है, कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो नेचर की गोद में या नेचर की जो चीज़ें हैं उनका आनंद ले सकें। केवल गेटिंग एंड स्पेंडिंग में लगा हुआ है, कमाने और खर्च करने में केवल लगा हुआ है। 73 की बात करते हैं। वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज ए, वर्ड्सवर्थ नेचर को कैसे ट्रीट करते हैं? लिविंग पर्सनैलिटी, एक लिविंग पर्सनैलिटी की तरह। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। व्हाट डज पैंथिज्म मीन? पैंथिज्म मीन्स हियर गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड। गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। फ्रॉम वेयर डिड वर्ड्सवर्थ गेट आइडिया दैट एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर टू वोकेशनल लर्निंग? कि ये आइडिया वर्ड्सवर्थ को कहाँ से मिला था कि एजुकेशन ऑफ नेचर यानी प्रकृति की जो शिक्षा है वो किससे सुपीरियर है? वो बुकिश लर्निंग यानी किताबों की जो नॉलेज है उससे कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। ये किसने कहा है? रूसो ने। सो फ्रेंड्स, ये थे 75 क्वेश्चन, बेस्ट 75 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में टीजीटी पीजीटी में पूछे जा चुके हैं। मोस्ट रिपीटेड हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं और आने वाली एग्जामिनेशन में भी 101% पूछे जाने के चांसेस हैं। सो आप सभी क्वेश्चंस को याद कर लेंगे और नोट बनाएंगे ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप सभी को रिवाइज कर सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट की है तो इसको सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके की फ्रेंड्स और वीडियोज़ लेके आऊँगी, मिल्टन पर भी, शेक्सपियर पर भी और जॉन कॉल्सवर्थ पर भी। ओके, थैंक यू फॉर